तुम और आपका नाम क्या है? सूर्या, सूर्यांश। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट कब आया है बच्चों जिन्होंने पढ़ लिया है? 1963। ठीक है, इसमें हमने कुछ सेक्शंस कवर अप कर लिए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। कुछ सेक्शंस हमने कवर कर लिए, सेक्शन 3, 4 और 5। तो सबसे पहले हम मुझे बताओ, लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट पीरियड बताना, टाइम पीरियड बताना। ठीक है, और उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उस केस लॉ का नाम क्या है? जो बाद रेमेडी वाला केस, बॉम्बे, उसमें बताया गया है बार द रेमेडी एंड एक्सटिंग्विश द, डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। तो लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या करता है, आपको टाइम पीरियड बताता है कि कब तक आप कौन सा केस कोर्ट में फाइल कर सकते हो, प्लस वो आपको एक आपकी रेमेडी में बार जरूर लगा रहा है, आपको रोक जरूर रहा है कि आप इतने साल के बाद हमारे पास नहीं आ सकते, पर मैं आपके कोई राइट को खत्म नहीं कर रहा है। तो ये एक्ट आपके कोई भी राइट को खत्म नहीं करता है, पर हाँ एक बार एक लाइन, थिन लाइन बना देता है कि इस साल, इतने साल के बाद आप कोर्ट नहीं आ सकते। जो जो बच्चे न्यू है, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, सपोज दो लोगों के बीच में आपस में पैसे को लेके कोई मैटर हुआ है, किसी ने किसी से 50 लाख रुपीज लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो लॉ बोलता है कि 3 साल है आपके पास, आप कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज करो और कोर्ट से रेमेडी ले लो, क्योंकि वो आपके थ्रू तो सुन नहीं रहा है। तो आप हमारी मदद से पुलिस ऑफिसर को हम अपॉइंट कर देंगे और आपके 50 लाख रुपए आपको दिला सकते हैं। लेकिन आप 3 साल के बाद आओगे तो कोर्ट आपको भगा देगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, ये बोल के कि आप बहुत लेट हो, आप सो रहे थे, हमने आपको 3 साल का टाइम दिया था कि आप इतने टाइम तक आ सकते हो, अब हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स चलते रहते हैं। 3 साल बहुत बहुत ज्यादा पीरियड होता है कि जब आप कोर्ट में आ सकते हो। अगर आप नहीं आओगे 3 साल तक तो कई बार आपके एविडेंस गुम जाएंगे, कोई प्रूफ्स आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर हमने एक ऐसा सेक्शन भी देखा है जहां पे सफिशिएंट कॉज के साथ आपको ये चीज एक्सेप्ट करने मिलती है। सबसे पहले मुझे बताओ सेक्शन 3 क्या बोलता है? सूट, अपील और एप्लीकेशन, सही। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इट शुड नॉट प्रोसीड विद द एप्लीकेशन या मैटर इफ वो लिमिटेशन पीरियड के बाद आ रहे हैं। मतलब जो जज बैठा है उसको लिमिटेशन एक्ट का थरली नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन से सूट के लिए कितने साल प्रिस्क्राइब्ड है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 1, किसी के लिए 5, किसी के लिए 2, किसी के लिए 12, किसी के लिए 30 साल। तो जज को पता होना चाहिए कि ये लिमिटेशन पीरियड के बाहर आ रहा है, तो उसकी ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है, इवन इफ डिफेंस वाले साइड ने नहीं बोला हो कि ये लिमिटेशन पीरियड के बाद एप्लीकेशन फाइल हो रही है। जैसे दो लोगों के बीच में मैटर है, यही 50 लाख वाला केस ले लेते हैं, अगर वो 3 साल के बाद 50 लाख रुपए मांगने के लिए कोर्ट के पास जाता है, तो जो सामने वाली पार्टी है वो बोल सकता है जज साहब ये तो लिमिटेशन पीरियड के बाद आए, आप तो इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करो। अगर उसने नहीं बोला है तो भी जज की ड्यूटी है कि वो उस एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोलता है? कोर्ट की ड्यूटी है कि लिमिटेशन पीरियड के बाद वाले एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे, प्रोसीड नहीं करे। उसके बाद सेक्शन 4, सेक्शन 4 में सिर्फ हमने एक केस लॉ देखा था, हमको न्यू सिलेबस वाले में नहीं है सेक्शन 4। सेक्शन 4 सिर्फ ये बताता है कि अगर कोर्ट बंद है, 26 जनवरी को कोर्ट बंद है, तो आप उसके अगले दिन आके आ सकते हो केस फाइल करने। अगर समर वेकेशंस चल रहे तो जिस दिन समर वेकेशंस खत्म होंगे उसके नेक्स्ट डे आप कोर्ट एप्लीकेशन लेके आ सकते हो। अगर कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है तो जिस दिन कोर्ट में स्ट्राइक खत्म होगी उसके नेक्स्ट डे आप एप्लीकेशन लेके आ सकते हो। मतलब बेसिकली वो पब्लिक हॉलीडे के लिए। तो अगर आपका लिमिटेशन पीरियड पब्लिक हॉलीडे के दिन बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप नेक्स्ट डे आके फाइल कर दो एप्लीकेशन। अच्छा, अब सेक्शन 5, सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था? सफिशिएंट कॉज। अंशिका, क्या था सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्रिन? उसके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिकली सफिशिएंट कॉज मतलब क्या स्नेहा? बियॉन्ड द कंट्रोल।
हाँ, एक सफिशिएंट कॉज जब आप अपना लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करा सकते हो। अगर कोर्ट ने बोला है, अगर लॉ ने बोला है कि इतने साल में एप्लीकेशन फाइल करो और आप नहीं कर पाए, तो आप 4 साल बाद आए, तो आपके पास एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए हर दिन के लिए कि हम वो पूरा साल क्यों नहीं आए। हमने एक सफिशिएंट कॉज समझा था जैसे कि कोविड, वो पूरा साल हम केस इसलिए नहीं फाइल कर पाए क्योंकि हमारी पूरी कंट्री ही बंद थी। ठीक है, तो सेक्शन 5 बोलता है कि सूट, अपील और एप्लीकेशन 3 चीजें होती हैं, लेकिन सफिशिएंट कॉज सिर्फ और सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के केस में ही आती है। सूट के केस में क्यों नहीं आती है जिया? ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, विच कैन बी फ्रॉम 3 to 12 years। और सफिशिएंट कॉज हम अपील और एप्लीकेशन में क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि वो 6 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करते। जब भी हमें अपील करनी है तो हमें 30 डेज मिलता है, 40 डेज, 45 डेज, तो ये बहुत कम दिन है। इतने दिन में आप अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजन होगा कि आप एप्लीकेशन देने नहीं आए हो, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप सफिशिएंट कॉज बताओगे तो। चलो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनको वो कंसिडर करेंगे सफिशिएंट कॉज और किनको वो नहीं करेंगे। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, पहला है रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विच मिसलीड द एपेलेंट और हिज काउंसिल इज नॉट फाइलिंग द अपील शुड बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट कॉज। हमने ये पॉइंट पढ़ा था ऊपर, मतलब हाई कोर्ट में जब एप्लीकेशन फाइल करनी है, हाई कोर्ट में जब अपील फाइल करनी है, तो हाई कोर्ट के लोगों ने आपको मिसलीड किया है, ठीक है, या आपके काउंसिल को या आपके एडवोकेट को बोल दिया अरे अभी तो ऑर्डर में तो बहुत लेट डेट लिखी है, आप मत आओ, तब आप एप्लीकेशन में लिखवा सकते हो कि सर सफिशिएंट कॉज है, मुझे आपके ही हाई कोर्ट ने मिसलीड किया है, तो आप मुझे एक्सटेंशन टाइम दे दो। ठीक है, इन सर्टन केसेस मिस्टेक ऑफ काउंसिल मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंडोलेशन ऑफ डिले, बट सच मिस्टेक मस्ट बी बोनाफाइड। अब मिस्टेक ऑफ काउंसिल यानी एडवोकेट, ठीक है, मेरे काउंसिल है ये। अब जैसे हम बोलते हैं मेरे लॉयर है, वैसे हम अपने लॉयर को काउंसिल भी बोलते हैं। तो अगर एडवोकेट से कोई गलती हुई है, ठीक है, जैसे कि आपके पास क्लाइंट आए, ठीक है, अब क्लाइंट ने आपको बताया कि हमारे साथ ये बातें हुई थी, उसने एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, सपोज टाइम पीरियड को ही लेके नहीं बताई, ठीक है, अब क्या होगा, ये एडवोकेट की गलती है क्या? इधर पे नहीं है, कायदे से क्लाइंट ने उसे नहीं बताया, उसने अपनी पूरी ड्यूटी करी थी, उसने गुड फेथ में अपना पूरा काम किया, जितना हो सकता है उसकी फैमिली मेंबर से और उससे पूछताछ कर लिया। अब उसने एप्लीकेशन रेडी की, बाद में पता चला कि क्लाइंट ने उसको जो भी डेट होती है लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से वो आगे पीछे बता दी थी। तो अब एप्लीकेशन तो फाइल हो गई है, ठीक है, तो उनका कहना है कि यार हमसे गलती हो गई है, काउंसिल से गलती हो गई, एप्लीकेशन में डेट टाइपोग्राफिकली या क्लाइंट के सुन के गलत लिख दिया है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये एक मिस्टेक है जो बोनाफाइड मिस्टेक है, कि हाँ इसने जानबूझ के छुपाने की कोशिश नहीं की है डेट, बाय मिस्टेकली इसको गलत डेट पता चली और इसने एप्लीकेशन में गलत डेट टाइम प्लेस मेंशन कर दिया, तो अगर जज वो एक्सेप्ट करना चाहे तो उस चीज को वो सफिशिएंट कॉज के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया जब हाई कोर्ट ने मिसलीड किया है, दूसरा हो गया जब मिस्टेक ऑफ काउंसिल और वो मिस्टेक एक बोनाफाइड, एक जेन्युइनली मिस्टेक हुई हो, एक ह्यूमन नेचर की। बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं कंपनी लॉ में जिसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशंस वगैरह लगाते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशंस अभी कंपनी लॉ में सुना है कभी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशंस में हमें डेट मेंशन करनी होती है, ठीक है, कि किस दिन पे हम डेट मेंशन कर रहे हैं। अब अभी क्या हो रहा है, जैसे नया साल होता है तो 2023 चल रहा है, गलती से अगर 2022 लिख गया और आपने MGT 14 फाइल कर दिया, अब जब आपका कोई कंपनी का मैटर चल रहा है और देखा कि रेजोल्यूशन में तो 2022 लिखा है, तो मतलब आप तो लिमिटेशन पीरियड के बहुत पीछे चले गए हो, तब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार क्लाइंट ने जब, या सपोज काउंसिल ही वो काम कर रहा हो कि टाइपोग्राफिकली 2022 लिख दिया है गलती से, तो कोर्ट चाहे तो ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि टाइपोग्राफिकली अगर कोई एरर हुआ हो, टाइपो हुआ हो बेसिकली, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत जगह नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब wrong advice given by the advocate can give rise to sufficient cause in certain cases। अब wrong advice कैसे, बहुत बार ऐसा होता है, दो लोग हैं,
इनके बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है, बिजनेस टर्म्स खराब हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फुलफिल नहीं किए, इसने अपना एडवोकेट हायर किया, इसने अपना एडवोकेट हायर किया, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये बड़ी पार्टी है अपनी, ठीक है, ये करोड़ वाली पार्टी है और ये ऐसी थाउजेंड्स वाली, ठीक है। ये बोल रहा, इसने बोला कि सर मैं इतनी फीस दे, क्योंकि एडवोकेट की फीस कभी फिक्स नहीं होती है, इट्स डिपेंड टू क्लाइंट। तो उसने बोला सर मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा, ये वो, और इसने बोला कि मैं तुम मुंह बोले पैसे तुम्हें दूंगा, मुझे इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना है, इसको मुझे जेल पहुंचाना है, कॉम्पनसेशन चाहिए। अब क्या हुआ कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं एडवोकेट्स, ठीक है, इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट बात कर ली कि भाई मेरी पार्टी तो बहुत अच्छी है, काम कर तू आना ही मत हियरिंग में, और जो मेरे को पैसे मिलेंगे उसका मैं 20% तुझे दूंगा। ये एडवोकेट क्या बोलेगा कि हाँ ये वैसे भी 10,000 कुछ रुपए दे रहा है, यहाँ तो करोड़ों में से कुछ ना कुछ 20% तो मिल ही सकता है। तो ये एडवोकेट इसको रॉन्ग एडवाइस देगा कि सर आपकी हियरिंग आज है ही नहीं। अब क्या ये इतना होशियार है कि हियरिंग चेक करेगा, कोर्ट जाएगा या अपने बिजनेस करेगा, ये थोड़ी देखेगा, जो लॉयर्स बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अब ये हियरिंग पे गया ही नहीं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है, अगर सामने वाली पार्टी नहीं आई तो फेवर इसके फेवर में आ गया। अब ये आगे अपील या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है विद अ सफिशिएंट कॉज, जब इसको पता चलेगा ऑर्डर देख के सारे कि हाँ यार उस दिन हियरिंग थी, इसने मुझे झूठ बोला था, तब ये जाके एप्लीकेशन में अपील में बोल सकता है कि ये सफिशिएंट कॉज है, मुझे एक रॉन्ग एडवाइस मिली थी, मुझे पता ही नहीं था कि हियरिंग है और मुझे अपीयर होना है, ठीक है। तो रॉन्ग एडवाइस ऑफ द एडवोकेट कैन आल्सो लीड, कैन बी कंसिडर्ड एज sufficient cause. Imprisonment of the party or serious illness of the party may be considered for condonation of delay. अब जिसको अपील फाइल करनी है, वीर ज़ारा मूवी देखिए, टू ओल्ड। जनरली क्या होता है, जैसे कोई जेल में है, ठीक है, अब मूवीज में हमने देखा है उनके लॉयर्स आ जाते हैं जेल में, ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हैं कि हर इंसान को राइट है, अगर वो जेल में है तो अपने लॉयर से मीट कर सकते हैं, वो डिपेंड्स जब पुलिस ऑफिसर अलाउ कर रहा है, टाइम पीरियड मिलता है, तो अब आपको अलाउड है कि आप अपना लॉयर हायर कर सकते हो। अब आपके पास पैसे ही नहीं है, फैमिली में कोई भी नहीं है, तो आप लॉयर कहाँ से, किसको कांटेक्ट करके बोलोगे कि मेरा लॉयर लेके आओ। फॉर द फर्स्ट टाइम जेल गए, आज तक किसी वकील से कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, तो जब आप जेल से बाहर आओगे तब आप बोल सकते हो कि सर उतने 3 साल तो मैं जेल में था, तो मैं कहाँ से अपील फाइल करता, तो इसको एक सफिशिएंट कॉज भी कंसिडर किया जाएगा। सीरियस इलनेस हम तुम लोगों ने ही मुझे बताया था, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस हो, सीरियस इलनेस डिफाइंड नहीं की गई है, अब वो बोल दे कि हाथ पैर टूट गए तो बोलेंगे दिमाग तो चालू था ना, आ जाते, या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल, कुछ जज अच्छे होते हैं तो वो मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है तुम रेस्ट पे थे, तो मैं तुम्हारी सीरियस इलनेस को एज एन सफिशिएंट कॉज एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट में, साथ बोलना, ठीक है, दूसरा मिस्टेक ऑफ काउंसिल, तीसरा रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट, फिर मिस्टेक ऑफ, अब मिस्टेक ऑफ लॉ यानी देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, मिस्टेक ऑफ लॉ इन स्टैब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग द राइट गिवन बाय द लॉ मे बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज, हाउएवर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज नॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी और लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ सफिशिएंट कॉज। पहले ना इस पॉइंट को समझो, हाउएवर से, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ वो क्या कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप इग्नोर करोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर आप जाके किसी का मर्डर कर दो, ठीक है, आपको जेल हो रही है, आप बोलोगे हमको क्या पता कि लॉ में लिखा है मर्डर करना गुनाह है, हमको क्या पता है इसमें इतनी जेल होती है, मुझे नहीं पता था, ऐसे नहीं बोल सकते ना आप। तो आप क्या कर रहे हो, लॉ को इग्नोर कर रहे हो, तो हम इसको सफिशिएंट कॉज लेके नहीं, अब एप्लीकेशन फाइल कर दो, सर मुझे पता ही नहीं था कि खून करने पे इतनी जेल होती है, तो मुझे आप माफ कर दो, तो या मुझे लिमिटेशन पीरियड के लिए सफिशिएंट कॉज दे दो, मुझे पता ही नहीं था कि 3 साल में आना है, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर लॉ में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, स्टैट्यूट में कहीं ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं कि यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब हम उसको सफिशिएंट कॉज जैसे मान लेंगे। जैसे लॉ में आगे हम देखेंगे बहुत सारी जगह ना कंफ्यूजिंग सेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती है कई बार। अब कितने पुराने पुराने एक्ट्स हैं, तो जज को अगर आप क्लैरिटी दिलवाते हो कि सर लॉ में ना ऐसा मेंशन है, जब हम लूप होल्स ढूंढ लेते हैं कि लॉ में ना इस बात को लेके ऐसा मेंशनड है वैसा मेंशनड है, तब जज कंसिडर कर लेगा कि लॉ में गलती है,
ठीक है। लेकिन हम उल्टा पॉइंट देखें ना, अगर कि जब आप इग्नोर कर रहे हो लॉ को, ठीक है, तब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसका उल्टे की बात को वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आपने इग्नोर किया ना तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे लॉ में गलती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, विच इज द रेयरेस्ट थिंग, ठीक है, जो होता नहीं है। इसके लिए इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा केस नहीं कि ये लॉ की ही मिस्टेक थी। चलो, इम्प्रिजमेंट ऑफ द पार्टी हो गया। अब टाइम टेकन ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिक्री ऑफ द जजमेंट नेसेसरी टू अकम्पनी अपील और एप्लीकेशन वो कंसिडर्ड फॉर द डिले। कई बार क्या होता है, जज बोलता है तुम्हारी अगली हियरिंग नेक्स्ट 2 days में, ठीक है। अब वो 2 days में आपको सर्टिफाइड कॉपी ही नहीं मिली ऑर्डर की, कि ऑर्डर कैसे होता है, जब आपका मैटर चलता है तो ये जज बैठे हैं, यहाँ पे एक पर्सन बैठा रहता है जो लिखता रहता है जो जज ने बोला है, ठीक है। अब वो इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं और वो इतनी जल्दी जल्दी लिखता है कि कई बार ना एग्जैक्ट थिंग बस आप सुन लेते हो पर एंटायर ऑर्डर आप सुन भी नहीं पाते हो, क्योंकि वो फाइल पलटते रहते हैं और बोलते जाते हैं कि हाँ तुम ऑर्डर लिखो, और वो वहां लिख देता है। अब तुम्हें उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, बीइंग काउंसिल भी तुम्हें चाहिए कि वर्ड टू वर्ड तुम पढ़ो और फिर इंटरप्रेट करो कि आखिर ऑर्डर आया क्या है जज का। तो वो तुम्हें अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है इन 2 days और तुम्हारी हियरिंग है, तो तब तुम एप्लीकेशन में लिख सकते हो कि सर अभी तो ऑर्डर ही नहीं आई है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है, तो मैं आगे अपीयर कैसे होऊंगा, तो वो एक सफिशिएंट कॉज रहेगा। Non-availability of the file of the case to state counsel or panel lawyer is no ground of condemnation of or inordinate delay। अभी क्या हो गया, आप जज बैठे हैं, बहुत सारे पैनल बैठा है लॉयर का टू डिस्कस द मैटर। अब आप बोल रहे हो कि हम लोग, कई बार क्या होता है एक ही पार्टी के लिए 2-3 लॉयर्स होते हैं, देयर विल बी, जैसे हमने कई बार पढ़ा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कि दिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जब ये ऐसे स्टेट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके कोई मैटर चलते हैं तो पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं, आपके बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, ठीक है। अब वो सीनियर जूनियर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आप एक ही साथ कई केसेस में 3-4 सेक्शंस लगे होते हैं, ठीक है। आईपीसी भी लगा है तो नेगोशिएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लगा है। अब उसके लिए आपको सिविल लॉयर भी चाहिए, क्रिमिनल लॉयर भी चाहिए, तो आप 2-3 लॉयर्स भी हायर करके बैठते हो। तो आपकी जब हियरिंग होगी तो पैनल ऑफ लॉयर्स आ गए, ठीक है, 2-3 लॉयर्स खड़े। तो अब ये बोल रहे हो आप कि हम एक सेक्शन वाला क्लैरिटी लेके आया है, दूसरा सेक्शन वाला बोल रहा है कि हमारे पास तो फाइल ही नहीं मिली हमको, जिसमें एक ही फाइल तो एक ही होगी ना जिसमें सारे सेक्शंस मेंशन। अब पैनल ऑफ लॉयर्स बोल रहे हैं हमें फाइल ही नहीं मिली, हमें प्रोवाइड नहीं की गई है फाइल फ्रॉम द अदर लॉयर या फ्रॉम द पार्टी क्लाइंट, ठीक है। तो ये हम नहीं मानेंगे आपका सफिशिएंट कॉज, ठीक है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लास्ट है एलिमेंट ऑफ द फादर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफेंडेंट वाज लुकिंग आफ्टर हिम एंड हैज हेल्ड टू बी द सफिशिएंट कॉज एंड जेन, मतलब पापा की तबीयत खराब हो गई तो हम एक सफिशिएंट कॉज के तौर पे उसको कंसिडर करेंगे। भाई मैं डिफेंस के लिए नहीं आया, आप एक्स पार्टे ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जज एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 8 पॉइंट्स है, देखो बच्चों, सेक्शन 3, 4, 5 देखा, ठीक है। अब 5 में 8 पॉइंट्स हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज में कौन से पॉइंट्स को सफिशिएंट कॉज कंसिडर किया जाएगा और कौन से नहीं। तो मेरे साथ बोलो, पहला है रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा है मिस्टेक ऑफ काउंसिल, तीसरा है रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट, फिर है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो उसमें याद रखो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजमेंट ऑफ द पार्टी और सीरियस इलनेस, फिर टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ कंडोनेशन ऑफ डिले। उसके बाद फिर नॉन अवेलेबिलिटी टू फाइल द केस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज, फिर एलिमेंट ऑफ द फादर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफेंडेंट, तो ही वाज लुकिंग आफ्टर हिम, इसलिए वो क्लास, गुड मॉर्निंग, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाए, ठीक है। चलो, इतना सबको समझा। द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज इज प्योरली एज इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, ठीक है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब ये टोटली जज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, सफिशिएंट कॉज मानना है कि नहीं मानना है। Therefore, no two cases can be treated alike। ये मैंने पहले ही बताया था, एक जगह अगर उन्होंने सफिशिएंट कॉज को ट्रीट कर लिया है तो जरूरी नहीं है हर बार आप वही चीज बोलोगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो कोई भी 2 केसेस को एक जैसा ट्रीट कभी नहीं किया जाता है। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन आपने फाइल की और बोला कि यार
हम सीरियस इलनेस थी इसलिए बाद में आए हैं। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में भी आपने सेम चीज बोली, तो एक बार आपकी सीरियस इलनेस एक्सेप्ट कर दी गई है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे ये जरूरी नहीं है। तो ये हर इंडिविजुअल के बेस पे डिपेंड करता है। The statute of limitation has left the concept of sufficient cause delightfully undefined, thereby leaving to the court as well-intended discretion to decide the case as per individual basis. ठीक है, whether the circumstances exist establishing sufficient cause, मतलब ये totally किसका डिसीजन है sufficient cause को एक्सेप्ट करना? कोर्ट का। ठीक है, तो जैसे उसको इंडिविजुअल के बिहेवियर से लगेगा कि हाँ यार बेचारे के ले लेते हैं तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे उसकी एप्लीकेशन। Therefore, there are no categories of sufficient cause. The categories are never exhausted. मतलब ऐसे फिक्स नहीं कर दिया है, वाइडर स्कोप है, बहुत कुछ कवर हो सकता है, बहुत कुछ कवर नहीं हो सकता। अब एक केस है जी रामदाव। ये जब तुम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज पढ़ोगे ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तब और क्लियरली समझ आएगा। Supreme Court held the expression sufficient cause in Section 5 limitation must be receive a liberal construction so as to advance substantial justice and generally delay in preferring appeal। मतलब उसको कंसिडर करना है, ये भारी इंग्लिश ऐसे लिखी है कि एक ये लिबरल कंस्ट्रक्शन है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बताया कि कौन से सेंटेंस को कैसा हमें पढ़ना है, कैसे हमें इंटरप्रिटेट करना है। तो क्योंकि सफिशिएंट कॉज कहीं डिफाइंड नहीं है, तो उसको अभी के लिए समझो कि वो कह रहे हैं एक लिबरल कंस्ट्रक्शन, मतलब लिबरल मतलब इजी है। ठीक है, अभी एक जनरल चीज समझो उसको, कोई कहीं पे भी ऐसे पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, एकदम जनरल चीज है। कुछ चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 5 इज एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशंस एंड अपील्स। और इस वाले केस लॉ में बीके एजुकेशनल सर्विसेज में सिर्फ ये पैराग्राफ मार्क कर लो। इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि सफिशिएंट कॉज को कहां या लिमिटेशन पीरियड में कैसे कंसिडर किया जाता है। जैसे ही चीज अक्रू होगी तब से पीरियड काउंट होने लगेगा। चलो ये क्वेश्चन पढ़ना मानसी एक बार। क्वेश्चन समझा सबको? बेसिकली किसी ने एक एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश की है और उसने सफिशिएंट कॉज के तौर पे उनसे प्ली किया है कि मेरी अपील एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे आर्बिट्रेशन अवार्ड जो आया था या प्रोसीडिंग्स होनी थी वो मुझे पता ही नहीं थी। तो तुम्हारे हिसाब से सेक्शन 5 में क्या मेंशन्ड है? सेक्शन 5 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो सफिशिएंट कॉज क्या है? मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों को हम कंडोनेशन ऑफ डिले के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या इसको हम सफिशिएंट कॉज मानेंगे? क्योंकि उसने प्रूफ भी किया है। चलो, Section 34 of arbitral provides an arbitral award may be set aside by a court on certain grounds specified therein, which includes the ground of party not given proper notice of arbitral proceedings. Therefore, Mr. Ramendra will succeed in his prayer. Further, law of limitation will not be a bar, as same is covered under Section 5 of the Limitation Act, which states that the court may extend the period of limitation in case of appeals and application, which is अगर sufficient cause present है तो। ठीक है, अगर नहीं समझे तो अपन लिख सकते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा है, बाकी टोटली डिपेंड्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, तब हम केस लॉज में ऐसे मेंशन कर सकते हैं। पर हमें सेक्शन 5 एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो लिमिटेशन में बोला गया उसके अगेंस्ट आपको एक एक्सटेंशन पीरियड मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगी जिया।
बताओ, एक एक बताओ। नहीं कर सकते, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कर सकता है, क्यों नहीं? देखो, ठीक है, सबको समझ आया? जो भी हमें एप्लीकेशन और अपील के लिए एक्सटेंशन चाहिए, तब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज करके अपील और एप्लीकेशंस के लिए कर सकते। ये मुझे तुम लोगों ने ही बताया कि सूट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, 3 to 12 years। और एप्लीकेशन अपील में क्योंकि इट डज नॉट एक्सीड 6 तो उसके लिए हम नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए हम कर सकते हैं। चलो, the matter in the issue relates to extension of time period discussed under Section 5 of Limitation Act. The section states that the court may extend the period of limitation in case of appeals and application if sufficient cause is present. This section does not apply to suits. इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। Hence उसको since, क्योंकि उसने बोला था पर एक सूट एप्लीकेशन थी, इसलिए उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चले आगे। अब पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। अच्छा बच्चों, अपने को ना 6, 7 और 8 हमने कौन कौन सेक्शन पढ़ लिए? 3, 4, 5, ठीक है। 3 में हमें पता है कोर्ट की ड्यूटी है, 4 में हमें पता है अगर ऑफ है, पब्लिक हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे आ जाओ, 5 में हमें पता है सफिशिएंट कॉज, ठीक है। अब 6, 7, 8 एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 6 बोलता है पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। एक एक करके बताऊंगी, पहले इंट्रो दे देती हूँ। 6 में क्या है, 7 में क्या है और 8 में क्या है। देखो बच्चों, 6 में बोलता है इट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ पर्सन हु इज इनसेन, माइनर और इडियट, ठीक है। इनसेन यानी पागल, माइनर यानी बिलो 18, इडियट यानी पागल इडियट यानी वो जो शाहरुख खान नहीं, ऋतिक रोशन कोई मिल गया मैं, है ना। चलो, सेक्शन 7, this applies when one out of several persons who can file a suit or make application suffers from disability। यानी इसको याद समझो, जॉइंट एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोगों ने किया है, उसमें से कोई एक पर्सन है जो डिसेबल है। 6 क्या बोल रहा है? लीगल डिसेबिलिटी है अगर तो पीरियड एक्सटेंशन होगा। 7 क्या बोल रहा है? वन ऑफ द पर्सन, अगर जॉइंट एप्लीकेशन है उनमें से कोई एक पर्सन अगर डिसेबल है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 8 बोलता है दिस इज अ सेक्शन एक्सेप्शन टू 6 and 7 एंड कंट्रोल्स द बोथ द सेक्शंस, ठीक है। तो कैसे साथ में चल रहे हैं, पर हम एक 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 करके पढ़ेंगे। चलो, अब बच्चों जैसे समझो, सेक्शन 6 क्या बोलता है? इंसेन, माइनर और इडियट है अगर आप, तो आप क्या हो? लीगल डिसेबल हो। क्या ये मेंटल डिसेबल लिखा है? क्या लीगल डिसेबल, ठीक है। मतलब जब आपके पास दिमाग ही नहीं है तो आप क्या कोर्ट में आके बोलोगे, ठीक है। माइनर बच्चा हो गया, उसको इतनी समझ ही नहीं है लॉ की। क्या हमें पता था कि जब हम 6-8 साल के थे कुछ भी लॉ नहीं? क्या हम 16 साल के थे थोड़े बहुत लॉ पता होंगे, वो भी बहुत बेसिक जनरल, ठीक है। नाउ दैट वी आर 18 अबव, एवरीबडी इज 18 अबव, तो हमें काफी चीजें समझ आती हैं, ठीक है। अब जो इडियट्स हैं, इडियट्स यानी जैसे जब वो ठीक हो जाते हैं तब हम बोलेंगे कि लीगल डिसेबिलिटी चली गई है, ठीक है। मतलब माइनर जब 18 इयर्स का हो गया तो हम बोल देंगे कि लीगल डिसेबिलिटी चली गई है। पागल है अगर और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ठीक हो गया तो हम बोल देंगे लीगल डिसेबिलिटी चली गई है। इडियट अगर सेंस में है अपने, तब हम बोल देंगे लीगल डिसेबिलिटी चली गई है। तो सेक्शन 6 आपको एक्सटेंशन दे रहा है कि जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है आप उसके बाद आओ, फिर हम आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो? जैसे कि एक 6 साल का बच्चा है, ठीक है। 6 साल का बच्चा है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके पास लिमिटेशन पीरियड कितना है? 5 इयर्स का मान लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी ये 6 साल का है, आने वाले 5 साल में कभी भी ये केस फाइल कर सकता है, ठीक है। लॉ ने बोल दिया आपके पास 5 साल है, ये 5 साल में कितने साल का हो जाएगा? 11। क्या ये एलिजिबल है केस फाइल करने के लिए? 6 साल में वो बोल भी नहीं पाएगा कोर्ट में, ठीक है। 11 साल में उसको समझ ही नहीं आएगा जज बोल क्या रहे हैं,
या वकील से भी क्या ही बात कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, 11 साल में ही खत्म हो गया। तो इसको क्योंकि ये लीगली डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, क्योंकि ये माइनर है। हम बोलते जब आप 18 के हो जाओगे ना तब हम 5 साल चालू करेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, वो चले जाएं कोर्ट, तो आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप माइनर हो तो आपके गार्जियंस अपीयर हो सकते हैं, तो आपके लिए आपके गार्जियंस कोर्ट किसी अच्छे लॉयर को हायर करें और फिर कोर्ट में अपीयर हो जाए। अब इतने छोटे बच्चे का एक्सीडेंट ही हो गया तो वो तो है ही नहीं, तो अब कौन केस फाइल करेगा, अब उसके 18 साल तक तो हम वेट करेंगे नहीं, कोई सेंस ही नहीं, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इसके जो भी लीगल एयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गार्जियंस हैं, वो कोर्ट में अपीयर होके केस फाइल कर सकते हैं। बट अगर इसको अपीयर होना है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये जब तक 18 इयर्स का नहीं होता तब तक ये अपीयर। सबको समझ आ गया? 6 हमारी बुक में ना एक ही पैराग्राफ में तीनों चीज एक्सप्लेन्ड है, तो हम यहां से देखते हैं पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। Legal disability under limitation has been dealt under section 6, 7 and 8. The object of these section is to extend the period of limitation for the person suffering legal disability. 6, 7 हमने पढ़ ली, 6, 7, 8 क्या बोल रहा है? अब देखो 6 की applicability, 6 applies when a person who can institute suit, file appeal or make application is minor, insane or idiot. अब suit यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फाइल करेगा, तो जब वो होश में आएगा, जब वो मेजर हो जाएगा तभी फाइल करेगा ना, ठीक है। डिसेबिलिटी कवर्स माइनर, इंसेन और इडियट। माइनर इंक्लूड्स अनबॉर्न चाइल्ड इन मदर्स वोम बट डज नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड हु इज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट है और वोम में एक बेबी है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो माइनर है। अब सोच रहे हैं 2 साल बाद बच्चा करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आप लिमिटेशन पीरियड जब वो पैदा होगा फिर 18 साल का होगा फिर आप लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करो, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वूम में आ गया है तो हम बोल देंगे कि ठीक है, जब ये 18 अबव हो गया है तब ही कैन फाइल द केस। It applies to suit, appeal or application. This section applies only if disability exists at the time of limitation period starts. Any subsequent disability will not attract this section. इसका मतलब बच्चों देखो, अभी वो क्या बोल रहे हैं, डिसेबिलिटी पहले से है तब से हम लिमिटेशन देखेंगे। अब कोई 16 साल का था, ठीक है, इसको केस फाइल करना है, इसके पास है 5 साल, सपोज चलो 3 ही साल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके 3 साल कब स्टार्ट होंगे? 18 के बाद, क्योंकि ये माइनर है। अब 18 के बाद इसके 3 साल चालू हो गए, 18 का हो गया, अभी सोच रहा है अरे अभी तो 3 साल है आराम से जाएंगे, और 2 महीने के बाद पागल हो गया, तो अब जब उसका पागलपन जाएगा फिर हम लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं नहीं, एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया तो फिर वो कंटिन्यू होगा। आप ऐसे बार बार नहीं कर सकते, अब 2 महीने बाद, चलो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ठीक हो गया, बोलेगा अब 18 अब चालू करो मेरा, तो अब यहाँ तो 2 मंथ्स हो गए हैं ना स्टार्ट उसके, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिमिटेशन अगर एग्जिस्टेंस में है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी एग्जिस्टेंस में है, अभी आप हो डिसेबल हो और आपके साथ केस हुआ है, तो आपके जैसी मेजर होने पे हम लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कर लेंगे। सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो इसको 2 महीने बाद हुआ है ये इसकी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है। किसी को कोई डाउट? समझ आ गया? ठीक है, इजी। तो अगर कोई माइनर है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। मेजर होने के बाद अगर उसको कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आ रही है तो हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं कि हम आप इस डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। इन जनरल भी मेजर होने के बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तो बोले 1 महीना और दे दो एक्सटेंशन, ऐसा नहीं होता। अभी भी है ना 3 साल, आ जाना कभी भी, तो फिर अब कुछ नहीं, खत्म, गए तुम। 2 महीने में जो नहीं किया तुमने वो रिग्रेट करो, 2 महीने थे ना, तुरंत फाइल कर देना चाहिए ना। 18 के हो गए हो तो बर्थडे वाले दिन ही जाके एप्लीकेशन डाल दो। If a person is disabled at the time of limitation period starts, then the limitation period only starts after the disability
सीजेस, ये तो हमने पहले ही समझ लिया कि जब खत्म होगी डिसेबिलिटी उसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा. स्पेशल नोट, इफ अ पर्सन सफर्स मोर देन वन डिसेबिलिटी देन द लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट ओनली आफ्टर ऑल द डिसेबिलिटी सीजेस. अब पागल भी है, 16 साल का भी है, दिमाग भी नहीं है, तो भैया सब खत्म करके फिर कोर्ट आओ. ठीक है, बीच में चालू हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपको सारी डिसेबिलिटीज हैं तो सब खत्म करके फिर कोर्ट में आ सकते हो. ठीक है, इफ बिफोर वन डिसेबिलिटी सीजेस द पर्सन कॉन्टैक्टेड अनदर डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर ईच डिसेबिलिटी सीजेस. इफ द पीरियड डाइज, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जब आपकी डिसेबिलिटी तब आ गई, मतलब 16 साल का था 17 का हुआ और पागल हो गया, तो जब वो भी खत्म होगी फिर हम लेंगे. ठीक है, if a person dies before the disability ceases then a fresh period of limitation will be granted to legal representative. ठीक है, उसके लिमिटेशन पीरियड को छोड़ के हम उसके लीगल वाले को बोल देंगे अच्छा आप आ जाओ, अब 3 साल है आपके पास. ठीक है, यहाँ पे वही माइनर वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब वो मेजर हो जाएगा, जब वो सेन हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. अब हम समझते हैं सेक्शन 7. सबको सेक्शन 6 समझ आया? लीगल डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है? माइनर, इंसेन और इडियट, MIII. ठीक है, माइनर, इंसेन, इडियट. अब जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म होगी तब आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा. तीन पार्टनर्स हैं. ठीक है, ऐसे जैसे मानसी ने बोला कि आयुष इडियट ठीक है, तो मानसी, आयुष और पीछे बैठी जिया, चलो ये तीनों पार्टनर्स हैं. ठीक है, अब ये हो गया है इडियट. अब इन लोग पार्टनर्स हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाजू वाली टीम से. सूर्य लिखती हूँ. ठीक है, ठीक है, इन लोगों ने इससे डील की है. अब सूर्य को इनसे लेना है 50,000 रुपीज. नहीं, इन लोगों को सूर्य से लेना है, सॉरी. इन लोगों ने इसको माल बेचा है और इससे 50,000 रुपए लेने हैं. तो अब तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों कोर्ट में अपियर होंगे. पार्टनरशिप का फर्म का नाम, तीनों पार्टीज का नाम सब आएगा. क्योंकि एक पर्सन इसमें इडियट है तो क्या इन लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? बताओ बताओ. इडियट कैसे कंसेंट देगा? आ जाओ नहीं चाहिए 50,000? नहीं दोगे देखो, सेक्शन 7 कहता है नहीं कर सकते. अगर कोई ऐसा मैटर जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोगों के इंटरेस्ट है, देखो 50,000 में तुम्हारा भी राइट है, उसका भी है, उसका भी, तीनों के राइट है. तो अगर तीनों के राइट इन्वॉल्व हैं तो आप में से अगर कोई एक डिसेबल है तो जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी तब कोर्ट आओ. अदर देन दैट हाँ नहीं खत्म होगी तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ला सकता है. अदर देन दैट अगर इसकी कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है जो प्रोडक्ट तुमने बेचा है उसमें पूरा पूरा राइट सिर्फ मानसी और जिया का है. ठीक है, उसमें आयुष का कोई रोल ही नहीं है, उस टाइम वो था ही नहीं, उन्होंने ही प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने ही बेच दिया और बोला अपन दोनों आधा आधा प्रॉफिट ले लेंगे, तो ये दोनों आके केस फाइल कर सकते हैं. तो बस टोटली डिपेंड करता है कि उस पर्सन का जो डिसेबल है उसका इंटरेस्ट कितना है. ठीक है, इंटरेस्ट है कि नहीं है. तीनों पार्टीज अगर डिसेबल हो तो ऑब्वियसली तीनों का जब डिसेबिलिटी खत्म होगी तब आ सकते हैं. कोई एक डिसेबल हो तो उसके लिए बोला है कि सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व है और कोई एक डिसेबल्ड है तो आप एप्लीकेशन लेके तब आओ जब वो नॉर्मल हो जाए. ठीक है, और अगर उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बाकी दोनों आके एप्लीकेशन फाइल करके अपना अमाउंट ले जाओ. Section 7 applies where several persons are jointly entitled to file suit, make application or file appeal against among them or some of them suffers sorry legal disability. तो या तो तीनों लोग पागल हैं या कोई एक पागल है. If the consent of the person suffering the legal disability is not necessary, ठीक है, the period of limitation continuing the running as ओरिजिनल, क्योंकि उसकी कंसेंट तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड
थी ही नहीं. इफ द कंसेंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी इज नेसेसरी, तब आप केस फाइल नहीं कर सकते. सबको समझ आया? इजी है. 6 क्या बोलता है? इनसेन या माइनर हो, लीगल डिसेबिलिटी हो तो आप एप्लीकेशन लेके मत आओ. ठीक है, ये भी एक सफिशिएंट कॉज में ही कवर हो गया एक चीज तो, पर हमने अलग से एक सेक्शन दे दिया. ठीक है, कि आप डिसेबल हो, लीगल डिसेबल हो तो एप्लीकेशन लेके मत आओ. 7 क्या बोल रहा है? सेवरली अगर पार्टीज इन्वॉल्व हैं और सबका इंटरेस्ट है तो कंसेंट अगर जरूरी है तो फिर आप एप्लीकेशन लेके मत आओ. कंसेंट जरूरी नहीं है तो फिर जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड था वही आपको मिलेगा. अब क्या लगता है सेक्शन 8 क्या होगा? दोनों सेक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. एक्सेप्शन है. कैसे? क्या? हमेशा के लिए इनसेन हो गया तो एक्सेप्शन. चलो सेक्शन 8 देखते हैं. सेक्शन 8 कंट्रोल्स बोथ 6 एंड 7. lays down that the expiry of legal disability, the maximum period of limitation shall be original period or 3 years whichever is less. एक बार सब रीड करो जल्दी. थोड़ा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो. अपन ने 6 और 7 पढ़ लिए. और अंडरलाइन कर दिया मैंने. आ गया? ऐसे तो खुश हो ना? हाँ खुश हूं मैं. सबको आ गया? 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किए हैं. क्या बोल रहा है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी द ओरिजिनल पीरियड. ओरिजिनल पीरियड यानी बच्चों यहां कंफ्यूज हो रहे होगे, जैसे एक 16 साल का बच्चा है, लीगल डिसेबिलिटी का कब खत्म होगी? जब ये 18 का हो जाएगा, यानी 2 इयर्स. तो मैं 2 इयर्स नहीं लिख रही, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो. जब ये 18 साल का हो गया, इसका ओरिजिनल पीरियड सपोज सूट फाइल करने के लिए या इसका टॉर्ट वाला केस होगा 1 साल है. ठीक है, और विच एवर इज, तो कौन सा लेंगे? तो ये तुमको घुमा के ज्यादा साल नहीं देना चाहते हैं. ठीक है, तो जो लेस होगा वो पीरियड लेंगे. हाँ देखो, अगर आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है, तो आपको हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 1 साल है सूट फाइल करने के लिए, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि तो लॉ बोल रहा है मैक्सिमम मैं 3 साल दे सकता हूं. अगर आपके पास 1 साल है ना तो प्लीज 1 साल में आ जाओ, मैं उससे ज्यादा आपको नहीं दूंगा. जैसे 18 का हुआ ये, ठीक है. अब इसको पता है कि ये जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है. एज पर लॉ इसके पास 1 साल है. ठीक है, एज पर लॉ इसके पास 1 साल है, और एज पर सेक्शन 8 इसके पास 3 साल है. 3 साल उन्होंने बता दिए. 3 साल सूट से रिलेटेड नहीं, उन्होंने बता दिए, कोई एग्जाम्पल नहीं है, प्रॉपर लॉ लिखा है. ठीक है, तो अब लॉ बोलता है लेकिन अगर आपका ओरिजिनल पीरियड 3 साल से कम है तो फिर लेस वाला चीज ले लो. ठीक है, समझ आ गया सबको? तो अगर हमने आपको मैक्सिमम, मतलब आप 6 और 7 में आते हो, तो जब भी आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी आपके पास 3 साल है. ठीक है, आपके पास 3 साल तो है, आप आओ 3 साल में. लेकिन अगर आपका ओरिजिनल पीरियड कम का है ना तो फिर प्लीज 1 साल में ही आ जाओ.
तो फिर वो कम वाले 2 साल है तो प्लीज 2 साल में आ जाओ, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, if the original limitation period which started from the cause of action exceeds 3 years, अब क्या बोल रहा है बच्चों, अब ये जो ओरिजिनल पीरियड है आपका, ठीक है, from the cause of action exceeds 3 years after the cessation of disability, then the original period from the original cause prevails। मतलब कि इस लाइन को छोड़ दो, मैं पहले बता रही हूँ फिर समझ आ जाएगा। मतलब कि 16 साल का बच्चा था, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यार ये 18 का होगा तब ये केस फाइल करने जाएगा, और इसके पास 10 साल है केस फाइल करने के लिए, ठीक है। ओरिजिनल पीरियड जो एज पर लॉ है, कितना टाइम है इसके पास, 10। सेक्शन 8 ने बोला है 3 साल रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन हमारे लॉ में एक और चीज दे दी सेक्शन 8 में कि बच्चों अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन के लिए ओरिजिनल पीरियड 10 साल है तो फिर आप वो 10 साल ले लो, फिर वो 3 साल मैक्सिमम देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर हम लिखते 10 years और 3 years विच एवर इज लेस, हमने यही पढ़ा है, हमेशा आप ओरिजिनल पीरियड और अपना 3 years विच एवर इज लेस ये लो, सेक्शन 8 ये बोलता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज एक्सेप्शन दे दी कि अगर आपके पास 10 साल है ना तो ये 3 साल मत लो, विच एवर इज लेस वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी, आप फिर 10 साल वाला, आप तब ओरिजिनल, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो हम क्यों आपके टाइम को कम करें। लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद आपके पास जनरली 16 साल से 10 साल है, ठीक है, नहीं आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई आप उसके बाद 10 लो, क्योंकि लॉ ने आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है। अब अगर पढ़ोगे तो समझेगा। हाउएवर इफ द ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन एक्सीड्स 3 years आफ्टर द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे ही खत्म हुआ तो 3 साल से तो ज्यादा ही टाइम है ना, 10 साल, ठीक है, तो फिर आप ओरिजिनल पीरियड ही काउंट करो, ठीक है। और वैसे हमने मैक्सिमम 3 years दिया है और विच एवर इज लेस, मतलब जनरली 1 साल 2 साल 3 साल है, ठीक है, तो 1 है तो 1 मान लो, 2 है तो 2 मान लो, नहीं तो 3 से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके पास 10 है, 5 है, 12 है तो फिर ये वाले टाइम पीरियड्स ले लो। ग्यारह साल का है तो 11 साल तो अभी लीगल डिसेबिलिटी कहां खत्म हुई बच्चे, आपके 3 साल 18 के बाद स्टार्ट होगा। 11 साल की है कोई लड़की, अब आज उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, अब वो कोर्ट जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। एज पर लॉ इसके पास कितना टाइम है, मानसी के हिसाब से 3 साल, ठीक है। लॉ बोलता है जब ये लीगल डिसेबिलिटी चली जाएगी, लीगल डिसेबिलिटी कब जाएगी इसकी, 12 13 14 15 16 17 18 6 7 साल के बाद, 7 साल के बाद आपके 3 साल स्टार्ट होंगे, 7 साल के बाद आपके 3 साल स्टार्ट होंगे, अब तब आओ कोर्ट, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 8 सिर्फ आपको डिफाइन करना चाहता है कि भाई जो लीगल डिसेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम 3 years की है, ठीक है, अगर आपका पीरियड लेस है तो, अगर आपका पीरियड ज्यादा है तो फिर ज्यादा ही लो ना, फिर वो 3 साल वाली बात आएगी ही नहीं कहीं, इसलिए हाउएवर करके अलग से लिख दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आप माइनर हो तो आप जनरल सूट, हमने बहुत सारे देखे थे शेड्यूल 3 के ही थे, ठीक है, कुछ 1 के थे टॉट वाले, कुछ 2 साल भी थे, ठीक है, तो हम इसमें विच एवर इज लेस वाला ले लेंगे, ठीक है, और फिर नहीं तो 3 साल, और उसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा पीरियड है तो फिर वो ज्यादा पीरियड काउंट कर लो, ठीक है। अब तुम लोग अपनी बुक्स में देखो, देखो, हाँ सब ध्यान से देखना, थोड़ा ज्यादा इंग्लिश है। सेक्शन 6 इज एनेबलिंग section to enable persons under disability to exercise their legal rights within certain time। तो जो लीगल डिसेबल लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि आपके पास क्या राइट है, डिसेबिलिटी खत्म हो उसके बाद आपका लिमिटेशन स्टार्ट होगा,
ठीक है। सेक्शन 7 सप्लीमेंट सेक्शन 6 एंड 8 एंड नहीं, सेक्शन 6 सप्लीमेंट सेक्शन 7 कॉम्प्लीमेंट 6 कॉमा, ठीक है। 7 क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है 6 को, कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर कोई एक अगर कंसेंट चाहिए तो फिर रुक जाओ, नहीं चाहिए तो आ जाओ, ठीक है। और सेक्शन 8 कंट्रोल्स दीज सेक्शंस। अब सेक्शन 8 कैसे कंट्रोल कर रहा है, उनके जो लिमिट है, पीरियड ऑफ लिमिट है, उनको कंट्रोल कर रहा है कि 3 साल में खत्म करो, ठीक है। अपनी लीगल डिसेबिलिटी के बाद 3 साल में खत्म करो, या ओरिजिनल पीरियड विच एवर इज लेस, अगर मैक्सिमम है तो फिर मैक्सिमम काउंट कर लो। Which serves as an exception to section 6 and 7. This combined effect of 6 and 8 is that where the prescribed period of limitation expires before the cessation of disability. अभी क्या बोल रहा है ये, कि आपकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो 11 साल में ही खत्म हो रहा था, है ना। 11 साल में ही खत्म हो रहा था, तो हम क्या बोलते हैं, जब लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी ना उसके बाद लिमिटेशन पीरियड चालू करेंगे। For instance, before attainment of majority, the minor will no doubt be entitled to a fresh period of limitation for attainment of his majority, subject to condition that in no case period extended by section 6 shall by virtue of section 8 exceed 3 years from the cessation of disability and attainment of majority. यानी कि अब इन्होंने ना एक साथ बता दिया 6 and 8, यानी कि अगर सेक्शन 6 में बोल रहा है कि भाई जब आप मेजर हो जाओगे तब आप केस फाइल करने आ जाओ, अब जब मेजर हो जाओगे तो सेक्शन 8 बोलता है कि 3 साल है, जाके केस फाइल कर दो, उसको शॉर्ट में ऐसे। सेक्शन 6, 7, 8 मस्ट बी रीड टुगेदर, इसलिए हमने ये बनाया है, ये अगर तुम लोगों को चाहिए तो ये इस सेक्शन के बाद बना लेना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 imposes a limitation or concession provided as the 6 and 7 person under disability up to a maximum of 3 years after the cessation of disability. तो उसने रोक दिया है कहाँ आपको, 3 साल पे, तो डिसेबिलिटी खत्म तो आपको मैं 3 साल पे रोक दूंगा। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सूट्स एक्सेप्ट सूट्स टू एनफोर्स राइट्स प्रीएम्पशन, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे सूट्स एंड प्रीएम्पशन, समझो सारे सूट्स को ये एक्सेप्ट होता है, सारे सूट्स पे एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब सूट फाइल करना और लीगली डिसेबल हो तो आपको लीगल डिसेबिलिटी के बाद आने मिलेगा, और अगर आपकी लीगल डिसेबिलिटी 3 साल तक खत्म होने के बाद आपको 3 साल ही मिलेंगे। The period of 3 years under section 6 has to be counted not from the date of attainment of majority by the person under disability but from the date of cessation of minority or disability. वही चीज लिखी है, जिस दिन आप मेजर हो जाओगे वो नहीं, जिस दिन आपकी माइनॉरिटी खत्म होगी ना उस दिन मान लेंगे, एक ही चीज लिखी है, ठीक है। वो जो डेट काउंटिंग वाला टाइम होता है ना, वो इसके नीचे हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कौन से डेट से काउंट करते हो आप, जिस दिन इनवॉइस आया है, जिस दिन पीरियड बिगन हो रहा है, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करना है, अपील फाइल करने की डेट है, उसको काउंट करोगे क्या, ऐसे वो 30 दिन 45 डेज कब आते हैं, ठीक है। Both section 6, 7 go together. Section 7 is an extension of 6 where the point of time taken at which the existence of disability is to be recognized, the time for the period of limitation is to be reckoned. अब section 7 को generally उन्होंने mention कर दिया है इसमें, ठीक है। अब section 7 is only application of the principle in section 6, a joint right inherent by a group of person where some or all of whom are under डिसेबिलिटी, या तो कोई एक या फिर सारे। सेक्शन 7 में जॉइंट राइट होता है आपके पास, कोई एक डिसेबल है या फिर सारे डिसेबल्ड। फिर द डिसेबिलिटी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन डज नॉट प्रिवेंट द रनिंग ऑफ टाइम, मतलब अगर उसकी कंसेंट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं फाइल कर सकते। इफ द डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर, अदरवाइज द टाइम विल रन ओनली व्हेन द डिसेबिलिटी इज रिमूव्ड, ये हमने पढ़ा, ठीक है। टू अप्लाई सेक्शन 7 द डिसेबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट विद द राइट टू अप्लाई accrued at the time which the period of limitation is to be reckoned, मतलब जब आपको चेक करना है टाइम ऑफ लिमिटेशन तब हमें देखना है कि उस पर्सन की हमको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके कंसेंट की, नहीं तो हम लिमिटेशन पीरियड वहीं से ही ओरिजिनल वाला काउंट करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब तुम लोगों के पास नोट्स है या बुक्स है तो साइड में शॉर्ट में लिख लो ताकि ये पैराग्राफ पढ़ने के टाइम पे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हो। लिखो सेक्शन 6 डैश, लिखा हुआ है ना,
लिखा सेक्शन 6 डैश इट एक्सटेंड्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर a person who is insane, comma minor or idiot. इतनी नॉर्मल लैंग्वेज भी लिखी ना पेपर में तो चलेगा, ठीक है। सेक्शन 7 लिखो, applies when one out of several person who can file suit or make an application suffers from. It applies when one out of several person who can file suit or make an application suffers from disability. Section 8 dash controls 6 and 7. Control section 6 and 7. section 8 में एक और चीज लिखनी है, एक और चीज लिखनी है कि द एक्सपायरी ऑफ लीगल डिसेबिलिटी आफ्टर द, लिखना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीगल डिसेबिलिटी the max period of limitation shall be original period OP the limitation shall be original period OP or 3 years whichever is less. ब्रैकेट में लिख लो 1 year और 3 year whichever is less. फिर एक और पॉइंट लिखो, हाउएवर ओपी, ठीक है, हाउएवर इफ ओपी exceeds 3 years then OP shall prevail, original period shall prevail. ठीक है, अब बच्चे हमारे कौन कौन सेक्शन हो गए, 3 4 5 6 7 8. 3 में क्या पढ़ा था हमने, मैं पूछूंगी सेक्शन 3 सेक्शन 4 5 6 7 8. चलो वहां से जिया, सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था, ठीक है, आप डिफेंस ने अगर प्ली नहीं की हो तो ठीक है. सेक्शन 4 बताना, सूर्यवंश पब्लिक हॉलीडे. 5 बताओ. अच्छा ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज में इसने यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स, उसमें से 3 पॉइंट्स बता दो जो हम सफिशिएंट कॉज कंसिडर कर सकते हैं. मिसलीड किया है,
ठीक है, mistake of law will not be considered as sufficient cause. Ignorance of law, no, ignorance law will be, mistake of law can be considered as sufficient cause. ठीक, अभी सेक्शन दिशा सेक्शन 6 में क्या है? अंडर कवर नहीं किया जाएगा मतलब किस चीज के लिए नहीं माना जाएगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्ट में क्या बता रहे हैं? वो लिमिटेशन एक्ट में क्या बता रहे हैं? लिमिटेशन एक्ट में क्या है? नहीं, लिमिटेशन एक्ट में कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 में क्या है? ठीक, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो केपेबल नहीं है तो कब करेंगे वो एप्लीकेशन? उसके बाद उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं कर सकते हम। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि सेक्शन 6 में बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है इनसेन माइनर है तो वो लीगली डिसेबल है। अगर वो लीगली डिसेबल है तो उसको लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंशन मिला है। जब वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी उसके बाद उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। गौरव, सफिशिएंट कॉज के और 3 पॉइंट्स। कब हम मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, आप सफिशिएंट कॉज लेके आए हो? मतलब वो नहीं आए हैं पीरियड ऑफ टाइम में, उसके बाद आए हैं, तो कौन से कॉज लेके आएंगे वो कि हम एक्सेप्ट कर लें कि चलो ठीक है कोई बात? कैसी प्रॉब्लम? सीरियस इलनेस और? नहीं, वो नहीं थे पॉइंट्स, हॉलीडे नहीं था। आयुष 10 8 के 8 बता देगा ना आज फर्स्ट क्लास है ना। कोई और पॉइंट एक और बताओ। सफिशिएंट कॉज हमने बहुत सारे पढ़े थे, 3 स्नेहा ने बताए हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ, रॉन्ग एक्ट बाय द ये एडवोकेट, गाइडेंस नहीं मिली, रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट, और जहां सीरियस इलनेस बोला वहां पे लिखा है अगर द पार्टी इज इन इम्प्रिजमेंट, अगर वो जेल में है तो भी वो नहीं आ सकते। जिया, और पॉइंट्स? ठीक है, फादर इज नॉट वेल, तो हम काउंट कर लेंगे कि आप डिफेंस करने नहीं आए हो। ठीक है, आयुष सेक्शन 7, इनसेन या इडियट डिसेबल है लीगली, उनको भी लिमिटेशन पीरियड का एक्सटेंशन मिला है कि आप उसके बाद आओ जब आपका लिमिटेशन पीरियड, जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है। ठीक है, अगर उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कौन सा पीरियड लेंगे? नहीं, सेक्शन 7 है। अगर 3 लोग हो, जो हमने केस पढ़ा था, जिया, मानसी और तुम हो, तुम्हारी लीगल डिसेबिलिटी है और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कंसेंट, वो दोनों अपने हिसाब से कर सकते, तो कब कर सकती हैं? ओरिजिनल रनिंग टाइम ले, ठीक है, जो ओरिजिनल रनिंग टाइम है वही कंटिन्यू चलेगा। लास्ट सेक्शन 8 मान से। परफेक्ट, लेस हाउएवर, परफेक्ट। ठीक है, तो सबको याद हो गए 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिनको नहीं हुआ है वो एक बार पुराना लेक्चर देख ले, 2 ही क्लासेस हुई हैं, आज 3rd ही क्लास। ठीक है।